पहला प्रोग्राम सिलेबस का हमने किया था। आज हम सेकंड प्रोग्राम जो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो मैंने आपको बोला कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसमें हमने इफ स्टेटमेंट जो है वो सीखा हमने कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे पहले, टू फाइंड ग्रेटर अमंग टू नंबर्स। तो उसके बाद हम ये वाला प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम सेगमेंट लिखता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो कौन से नहीं होंगे जब हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, दो फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं। पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड iostream.h। एक सेकंड, include iostream.h, include conio.h। दो फाइल्स को हमने इंक्लूड किया। इसके बाद हम फंक्शन मेन फंक्शन लिखेंगे void main। इसके बाद हम यहाँ पे clr scr get ch, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक दो स्टेटमेंट्स लिखूंगा, फिर हम देखेंगे कौन कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा कौन नहीं होगा। सी आउट हेलो बैकस्लैश n, ये एक स्टेटमेंट हमने लिखा। इसके बाद लिखेंगे हम सी आउट वेलकम। इसके बाद और एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम सी आउट बाय। ये तीन स्टेटमेंट्स हमने लिखे। अब क्या करेंगे हम, अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, इस प्रोग्राम सेगमेंट को, तो हमने कोई वेरिएबल भी नहीं लिया है, हम सिंपली डिस्प्ले कर रहे हैं तीन मैसेजेस को यूजिंग सी आउट ऑब्जेक्ट्स ओके एंड आउटपुट स्टेटमेंट, ये ऑपरेटर्स। तो हम इसको पहले कंपाइल कर देते हैं। इसके बाद इसको रन करेंगे हम। आप देख लीजिए हेलो भी डिस्प्ले हो गया, वेलकम भी डिस्प्ले हो गया और बाय भी डिस्प्ले हो गया। दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट से डिस्प्ले हो गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक वेरिएबल लूंगा, मान लो एक्स, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 5। अब जो इफ स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा इफ एक्स ग्रेटर देन 2, अगर एक्स 2 से बड़ा है तो उस टाइम क्या होना चाहिए। इसको मैं आगे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, पूरा ध्यान रखना प्लीज। हाँ, एंड तो आप देख लीजिए इससे क्या होगा। मैंने लिखा इफ स्टेटमेंट, इसके बाद मैंने इसके अंदर लिखा कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 2, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। तो यहाँ पे चेक होगा इफ 5 ग्रेटर देन 2। तो आप देखोगे कि ये जो कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 2, ये ट्रू कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जो इसके एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स होंगे इफ स्टेटमेंट के, कौन से है, जो करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ तक एंड हो गया, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है, जब कंडीशन ट्रू होगी तब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अभी मैंने इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट डाला है, तो इस वक्त कंडीशन भी ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके बाद जो इसके बाहर स्टेटमेंट्स है वो तो मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स है, उनकी एसोसिएशन कुछ भी नहीं है किसके साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ। चाहे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या ना हो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए। ये देख लीजिए हेलो वेलकम बाय, तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा अब चेंज करके मॉडिफाई करके इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब देख लीजिए मैंने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20, तो इसका मतलब हो गया जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ जब ये कंडीशन चेक की जाएगी, यहाँ पे देखा एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगा 5, 5 ग्रेटर देन 20, नो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 20। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इसके साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट है तो ये इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा।
ये जो बाहर इसके स्टेटमेंट है इनकी इफ के साथ कोई एसोसिएशन ही नहीं है, ये तो यूजुअली जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन हेलो एग्जीक्यूट नहीं, हेलो डिस्प्ले नहीं होगा, सी आउट हेलो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हम इसको एक बार रन करते हैं। आप देख लीजिए वेलकम भी डिस्प्ले होगा, बाय भी डिस्प्ले हो गया, और जो हेलो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। यही हमने सीखा कि हम जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने पढ़े उसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े, उसमें पहला जो टाइप है इफ पढ़ा हमने, सिंपल इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ का काम है कि इफ किस तरह से काम करता है। ये देख लीजिए, अब इसके अंदर हम दो स्टेटमेंट्स डाल देंगे। ठीक है, एक सेकेंड। इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट्स लिखे, तो दैट मीन्स जो करली ब्रैकेट जो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है इफ स्टेटमेंट के बाद और यहाँ पे एंड हो रहा है, इस टाइम जो कंडीशन है वो देखेंगे हम, वो फॉल्स है, एक्स ग्रेटर देन 20, एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 20 से बड़ा नहीं है, इसलिए इस टाइम जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो इसके एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके बाहर जो भी है वो अपना काम करेगा वैसे ही जैसे पहले कर रहा था। तो बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हेलो और वेलकम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कर्ली ब्रैकेट जो इफ स्टेटमेंट के साथ हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो 10 स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, वो 1000 सब स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपली उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें एक ब्लॉक बना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंपाइल करता हूं, मैं रन करूंगा मैं इससे। आप देख लीजिए सिर्फ बाई डिस्प्ले हो गया। दैट मीन जो सी आउट हेलो है और सी आउट आउटपुट ऑपरेटर वेलकम है वो दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया। अगर हम इसको कंडीशन को फिर से ट्रू कर देंगे, ये देखिए कंडीशन अब सेटिस्फाई हो रही है, एक्स ग्रेटर देन 2, ये एक्स इज ग्रेटर देन 2। जिस टाइम ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट्स के साथ जो एसोसिएटेड है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और बाई जो है उसकी एसोसिएशन ही नहीं है इफ के साथ कोई, तो वो जैसे हो रहा था वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट हो गए। तो ये हमने सीखा कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। इसके अंदर सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले नहीं करना होता है, आप कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह यूजुअली आप करते हो वो सारा काम आप इसके अंदर भी कर सकते हो। लेकिन आपको और एक बात मैंने बताई थी, अगर आपको याद होगी, ये देख लीजिए, मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं रखता हूँ अब, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं रखा, ये कर्ली ब्रैकेट भी मैंने नहीं, ये एंड वाला भी नहीं रखा। आप देख लीजिए, आप इस तरह से, इस तरह से मैंने लिखा, आप देख लीजिए, मैंने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 सी आउट हेलो। हम देखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये तो डिस्प्ले हो जाएगा इस टाइम, लेकिन हम कंडीशन को फॉल्स करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए, एक्स ग्रेटर देन 20, नो एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 20, इस वक्त कंडीशन फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये डिस्प्ले, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने तो कर्ली ब्रैकेट यूज ही नहीं की इस टाइम। क्या ये एक स्टेटमेंट जो मैंने इसके साथ रखा है, तो ये इसके साथ इसकी एसोसिएशन हो गई, ये लिंक हो गया इफ स्टेटमेंट के साथ। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब एक ही स्टेटमेंट हमें लिंक करना होगा इफ के साथ या फॉर लूप के साथ, तो हमें क्या करना है, अभी हम इफ की बात कर रहे हैं इसलिए यही मैं बोलूंगा आपको, इफ के साथ अगर एक ही स्टेटमेंट को लिंक करना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रखने की जरूरत नहीं है। आप रखोगी तब भी ठीक है, नहीं रखोगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम रन कर देते हैं। आप देख लीजिए वेलकम भी डिस्प्ले हो गया, बाय भी डिस्प्ले हो गया, लेकिन ये जो हेलो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो स्टेटमेंट्स को यहाँ पे डाल देंगे। मान लो मैंने दो स्टेटमेंट्स को यहाँ पे रखा, तो क्या ये दोनों लिंक हो जाएंगे इफ के साथ या एक ही लिंक हो जाएगा, जरा मुझे कोई बता दो आप में से। एक ही लिंक होगा। एक ही लिंक होगा, क्योंकि ये जो इंडेंट हम डाल के कहीं पे रख रहे, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट किया सी आउट हेलो, फिर मैंने यहाँ से वेलकम भी स्टार्ट किया सी आउट वेलकम। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम की इस इन स्टेटमेंट्स की एसोसिएशन चेंज हो जाएगी, ये तो रीडेबिलिटी के लिए है। एक्चुअली हमें उसी स्टेटमेंट को इस तरह से इंडेंट देना है जो सब पार्ट बनता है किसी स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ऐसे अगर हम तीनों स्टेटमेंट को भी यहाँ पे डाल देंगे, इसी इंडेंट पे रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएशन तो सिर्फ एक ही की होगी। तो इसका मतलब है ये एक्स ग्रेटर देन 20 जो है ये कंडीशन इस टाइम फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका इफ के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको आप आगे रखो या पीछे रखो, क्योंकि हमने उसको डबल कोट्स में नहीं रखा है। जब हम डबल कोट्स में नहीं रखते हैं, डबल कोट्स नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं रखते हैं उसको, तो एक ही की लीक खुद ब खुद हो जाती है। हम इसको रन करते हैं। आप देख लीजिए वेलकम भी डिस्प्ले हो गया,
बाई भी डिस्प्ले हो गया, लेकिन हेलो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये आपको समझना है, इसलिए आप इसको पीछे ही रखोगे यहाँ पे, क्योंकि इसको आगे रखने से कोई फायदा ही नहीं है। सिंपली अगर हमें 1 से ज्यादा स्टेटमेंट्स को इसके साथ लिंक करना है, उस सूरत में हमें किसी भी तरह करली ब्रैकेट्स को यूज करना है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो यहाँ पे अब मैं चाहे एक ही स्टेटमेंट रखता हूँ, मैं एल्स पार्ट इसका बना लेता हूँ, एल्स। और एल्स के बाद क्या करूंगा, एल्स के बाद इसको मैं इंडेंट देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब देख लीजिए, मैंने करली ब्रैकेट यूज नहीं किया, ये मैं एक बार ही आपको बता दूंगा। अब चाहे इफ स्टेटमेंट हो, चाहे इसका एल्स पार्ट हो, अगर आप एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, इसके साथ लिंक करना चाहते हो, तो आपको करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा आप यूज करना चाहते हो, तो करली ब्रैकेट आपको जरूरी यूज करना होगा। उसी तरह एल्स का भी है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या किया मैंने लिखा इफ x ग्रेटर देन 20, तो x का वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। तो इसका जो एसोसिएटेड है इफ स्टेटमेंट का जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए कहाँ जाएगा, ये एल्स पार्ट में जाएगा। तो इसके टू पाथ्स है। इफ एल्स जो है इसमें क्या होता है, या तो ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा या फॉल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अभी अगर हम देखेंगे ध्यान से, x ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हेलो डिस्प्ले नहीं होगा, एल्स में चला जाएगा, वेलकम डिस्प्ले होगा। और बाई जो है वो ना इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो हम इसको एक बार रन कर देते हैं। आप देख लीजिए, वेलकम डिस्प्ले हो गया और बाई डिस्प्ले हो गया। अब इस कंडीशन को हम ट्रू कर देते हैं, हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 2। जब हमने x ग्रेटर देन 2 लिखा, अब क्या है, अब कंडीशन ट्रू है। क्यों? बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2। तो इस टाइम क्या होगा, इफ पार्ट वाला स्टेटमेंट हेलो डिस्प्ले होगा, एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद बाई डिस्प्ले हो जाएगा, दैट मीन हेलो डिस्प्ले हो जाएगा और बाई डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, हेलो डिस्प्ले हो गया और बाई डिस्प्ले हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये तो सारा सीख लिया हमने। अगर आप इसको करली ब्रैकेट्स में भी रखोगे इस तरह से, ये इफ का स्टार्ट है, इसको हम यहाँ पे एंड कर देंगे। इसी तरह ये एल्स का स्टार्ट है, उसको यहाँ पे हम एंड कर देंगे। इसका मतलब हो गया, अगर आप इस तरह से रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छे से काम करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट सब डाल सकते हैं। मैंने मान लो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो सी आउट, इसी के साथ और एक मैं लिखूंगा हाउ आर यू \n, मार्क भी डाल सकते हैं अगर चाहे, वेलकम C++, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए, अब हमने ब्रैकेट्स के अंदर दो दो स्टेटमेंट, इसका मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाली दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे वाले एल्स पार्ट के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये देख लीजिए, हेलो हाउ आर यू और बाय, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अगर एक ही स्टेटमेंट रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है करली ब्रैकेट्स के अंदर। ये देख लीजिए, हेलो और बाय। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी अब एक प्रोग्राम करेंगे हम सिलेबस से बाहर ही। पहले हम लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम इन C++ to find greater among two numbers। दो नंबर्स में से हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो किस तरह हम करेंगे इस प्रोग्राम को, अब हम लेंगे दो वेरिएबल्स, हम लेंगे मान लो एक वेरिएबल a और दूसरा वेरिएबल b। इसके बाद क्या करेंगे हम, मैं इस यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ a and b
n। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आप a और b का वैल्यू एंटर कर दो। तो जब मैंने लिखा कि a और b का वैल्यू एंटर कर दो, एक सेकेंड, यहाँ पे डबल कोट्स 2 बार हमने डाला, ठीक है, हाँ जी। तो इसको रीड भी करना है, रीड करने के लिए हम लिखेंगे cn, पहला वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल b, इसको बोलते हैं जो आपको पता है कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर्स। तो a और b का जब वैल्यू आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कर्ली ब्रैकेट नहीं रखता हूँ क्योंकि आपको पता ही किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, या रखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को फिर प्रॉब्लम हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता है, हम इसलिए रखेंगे, वो भी हमेशा रखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट लार्जर नंबर इज स्पेस ए, एल्स, इफ पार्ट को यहाँ पे बंद करता हूं मैं पहले, एल्स सी आउट लार्जर नंबर इज, ये आपकी मर्जी है, आप मैसेज को किस तरह डिस्प्ले करना चाहोगे, बी। तो इसको हमने क्लोज किया, इसके बाद ये बाई वाला स्टेटमेंट को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, गेट सीज रखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड में देखता हूँ स्पेस कहीं पे तो नहीं है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही सेकंड पे आपको दिखे। अब देख लीजिए हमने क्या किया, पहले हम प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले इंक्लूड किया है फाइल्स को, इसके बाद वाइड मेन फंक्शन हमने यूज की है, उसको हमने, उसका जो स्टार्ट है वो यहाँ से है स्टार्ट, और यहाँ पे एंड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर टाइप, इंट ए एंड बी, स्क्रीन को क्लियर किया है क्लियर स्क्रीन फंक्शन के थ्रू, फिर हमने लिखा है सी आउट, एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया यूजर के लिए, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आप ए और बी का वैल्यू दे दीजिए। तो हमने ए का वैल्यू ए में रीड किया है और दूसरा वैल्यू बी में रीड किया है। फिर हम कंडीशन के थ्रू, इफ स्टेटमेंट के थ्रू लिख रहे हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, दैट मीन ए के अंदर जो वैल्यू है अगर वो बी के वैल्यू से बड़ा है, तो आप डिस्प्ले कर दो सी आउट लार्जर नंबर इज, डबल कोट्स में आ जाएगा लार्जर नंबर इज, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे ही। फिर हमने लिखा है आउटपुट ऑपरेटर ए, तो ए का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, तो हमें आ जाएगा लार्जर नंबर इज, अगर 40 फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू है, 10 है बी का वैल्यू, तो हमें डिस्प्ले हो जाएगा लार्जर नंबर इज 40। तो इसी तरह से अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मान लो ए का वैल्यू 11 है और बी का वैल्यू 25 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 11 25 से छोटा होगा, तो 11 ग्रेटर देन 25, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वहां उस टाइम ये कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सी आउट लार्जर नंबर इज बी, फिर बी का वैल्यू वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, और इसके बाद हम गेट ch के थ्रू स्क्रीन को होल्ड करते हैं और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करता हूं मैं इसे, देख लीजिए, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मान लो ए का वैल्यू मैंने दिया 43, बी का वैल्यू दिया 67, तो हमें डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 67 बड़ा है, लार्जर नंबर इज 67। फिर से हम इसको रन कर देते हैं, हम देंगे इस टाइम 87 पहले का और दूसरे का देते हैं 12, तो इस टाइम हमें ए का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, लार्जर नंबर इज 87, ठीक है, जो पहला वैल्यू है वो हमने इसने हमें डिस्प्ले कर दिया। तो इन केस आप दोनों नंबर सेम दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर सेम आप नहीं दोगे, लेकिन मे बी कोई दे सकता है, तो हमने प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये फिर भी वो इसी नंबर को डिस्प्ले कर देगा। मान लो इस तरह से हमने दिया 34 एंड 34,
तो ये दिखाएगा लार्जर नंबर इज 34, क्योंकि 34 दोनों का वैल्यू है, तो हमने ये नहीं लिखा है 2 नंबर्स आर इक्वल। हम उस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी डिस्प्ले करेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस प्रोग्राम को भी आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी भी नोट करना चाहोगी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, कल आपको काम आ जाएगा। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड ग्रेटर अमंग टू नंबर्स। इसके साथ जो हमारे सिलेबस में एक्चुअली प्रोग्राम है, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो हम इसमें वो पार्ट जोड़ के इसको जो प्रोग्राम 2 है हमारा, हम उसको वो बना लेंगे। थोड़ी सी चेंजेस करनी है हमें इसमें। इसको मैं पहले सेव करता हूँ। सेव, सेव करने के लिए ये तो लार्जेस्ट ऑफ 2 नम, इस तरह से मैं इसका नाम रखता हूँ। ओके, तो अब इसको हम चेंज करेंगे। अब मैं लिखूंगा प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 2, जो हमारे सिलेबस का प्रोग्राम नंबर 2 है। ये इसको मैंने कमेंट कर दिया पहली लाइन को। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ और लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में से हमें देखना है कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम वैसे ही और एक नंबर जोड़ देंगे, कामा C। अब क्लियर स्क्रीन वैसे ही रहेगा। एंटर वैल्यू ऑफ A कामा B एंड C हम लिखेंगे, A कामा B एंड C, 3 वैल्यूज हम रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या करना है, अब सीधे उसी तरह से स्टेटमेंट है, सीन A, आउटपुट ऑपरेटर A, ये इनपुट ऑपरेटर A, इनपुट ऑपरेटर B एंड इनपुट ऑपरेटर C। एक ही स्टेटमेंट के थ्रू हम तीनों वैल्यूज को रीड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इफ A ग्रेटर देन B एंड, ये जो लॉजिकल एंड हमने पढ़ा था, A ग्रेटर देन C। इसका मतलब है अगर A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है, सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज A, फिर हमें डिस्प्ले हो जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो क्या है, वो A है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एल्स, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ, इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। हम क्या करते हैं, इफ लिखा, इफ के अंदर फिर से इफ लिख सकते हैं, या एल्स के अंदर इफ लिख सकते हैं, तो इसको नेस्टिंग बोलते हैं। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग। ओके, तो हम यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। हमने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, उसके बाद लिख रहे हैं एल्स इफ, एल्स के अंदर इफ डाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इफ बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन, एक सेकंड, यहाँ पे मैं सी लिखता हूं, पहले हम ए लिखेंगे। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो तब क्या करना है। इसको बहुत सारे तरीके हैं करने के, आप याद रखना प्लीज। हाँ, ये मैं एक तरीका आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, इसको मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स को भी करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके हैं करने के इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स फिर से यूज किए। मैंने यहाँ पे लिखा दूसरे स्टेटमेंट, अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली बी सबसे बड़ा है, तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज बी, फिर हम बोलेंगे लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है, बी है। तो इस वाले इफ का क्या करेंगे हम, एक सेकंड, हम इस वाले इफ का भी यहाँ पे एल्स डाल देते हैं। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, दूसरी कंडीशन भी, तब क्या होना चाहिए, तब ये डिस्प्ले करना चाहिए सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज सी। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, ये दीजिए आप ध्यान, इफ स्टेटमेंट कहाँ से हमने स्टार्ट किया और किस तरह से ये काम करेगा।
पहला स्टेटमेंट है इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ऑब्वियसली आपको भी समझ आ जाएगा, अगर ए का वैल्यू बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा तब कहाँ जाएगा, ये डिस्प्ले करेगा लार्जेस्ट नंबर इज ए का वैल्यू डिस्प्ले कर देगा बस। बाकी जो एल्स पार्ट है इसका, ये यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये सीधे आएगा नीचे गेट सी एच पे आ जाएगा। अगर पहला वाला पार्ट ये जो है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी, मान लो ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, फिर ये कहाँ आ जाएगा, इस पार्ट पे आ जाएगा, एल्स पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ एल्स के अंदर हमने फिर से इफ डाला, जिसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, हमने यहाँ पे जब इफ यूज किया, हम लिख रहे हैं बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स दो कंडीशन हम डाल रहे हैं। अगर बी अब ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो पता है हमें बी दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा बी ही हो गया। फिर हम लिखेंगे सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज बी। तो फिर क्या करेंगे, इसका ये अगर बी ए से बड़ा नहीं है, या मान लो बी ए से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो दैट मीन्स ए दोनों से बड़ा नहीं है, ए लार्जेस्ट नहीं है। इस सूरत में क्या बोलेंगे हम, कि हमने तो चेक किया ए बी से और सी से बड़ा नहीं है, दोनों से बड़ा नहीं है, तो बी भी ए और सी से बड़ा नहीं है, ये भी दोनों से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, फिर सी ही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो दो कंडीशंस अगर फॉल्स है तो उसका मतलब है सी ही सबसे बड़ा होगा। इसलिए हम एल्स पार्ट में, इस वाले इफ के एल्स पार्ट में हम दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज सी, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखेंगे किस तरह से ये काम करेगा, ये रिजल्ट ठीक देगा कि गलत देगा। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हमने लिया जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उस तरह से भी हम इस प्रोग्राम को यूज हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले, ये देख लीजिए, एंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। मान लो हमने दिया 45, 23 एंड 11, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट नंबर, ये तो ये दे रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 45। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल F9, अब मैं दूसरा नंबर सबसे बड़ा रखूंगा 78, 86 और इसके बाद 23। अब देख लीजिए सबसे बड़ा है 86। अब तीसरे नंबर को सबसे बड़ा हम रखेंगे 34, 67, 98। एक सेकंड में एक ही में दे रहा हूँ, 34, 67, 98। देख लीजिए ये दिखा रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 98। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि किस तरह से हम प्रोग्राम एक लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये सारा जो ये प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है और क्यों कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि हमें एक्चुअली किस तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना है, हम किस तरह से इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, एल्स पार्ट को यूज कर सकते हैं, ताकि एक्चुअली जब हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, हमें जो बेसिक्स है लैंग्वेज की वो सारे पता होना चाहिए कि किस तरह से किस सिचुएशंस को हम हैंडल करेंगे, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले पार्ट का, इसके बाद में इसको नीचे ले जाऊंगा, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पोर्शन हो गया, इसके बाद इस यस पोर्शन का सर। भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कॉपी करोगे प्रैक्टिकल कॉपी पे, ठीक है, और वहां पे आप हेडिंग लिखोगे अच्छे से, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से? यस सर। ओके। जी सर। हाँ सर।